Hello student. Today we discuss about the remaining parts of number of phase cells in a particular phase space. तो कई लेक्चर में हम लोग डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल पढ़े। अब एक और टर्म है नंबर ऑफ फेज सेल्स इन वन डायमेंशनल फेज स्पेस। क्या होगा तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में कि अगर वन डायमेंशनल कोई पार्टिकुलर फेज स्पेस लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे डिसाइड होंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किस रूप में नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए तो कंटेंट लेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स इन वन डायमेंशनल फेज स्पेस। वन डायमेंशनल फेज स्पेस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो इसमें हम लोग वन डायमेंशनल एक ऐसे पोजीशन लेंगे ये x है और इधर पोजीशन है p, मोमेंटम पोजीशन ग्राफ। तो ये इधर प्लस कोई एक रीजन ले लिया जाए इसमें स्मॉल, इसको डेल्टा p प्लस डायरेक्शन में है ये और इधर माइनस डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। अब इस रीजन का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको लिया जाता है l। इसमें कोई पार्टिकल है तो x कोऑर्डिनेट है और मोमेंटम p है। इसके बीच में हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ फेज सेल्स कितने होंगे। तो इसमें कोई पार्टिकल्स है, सपोज कीजिए कि या इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, लेट us consider a one dimensional phase space x और px, one dimensional phase space, and also take a free particle is revolving या is randomly moved inside them, then its एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्री पार्टिकल के पास केवल होती है काइनेटिक एनर्जी, इज फाइंड एज
अब काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपन 2m यानी पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग सॉल्व करते हैं, ये P इक्वल टू होगा 2m का पावर 1/2। ये हो गया P मोमेंटम रेंज के रूप में इतना आ गया। अब इस फार्मूला को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं dP बाई dE इक्वल टू 1/2 2m 2m। तो इतना लिख सकते हैं इसको। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं dP इक्वल टू 1/2 2m का पावर -1/2 2m dE इतना लिख सकते हैं। अब देखिए मोमेंटम रेंज का मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि कोई पार्टिकल कहीं भी होगा मोमेंटम स्पेस पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो एक चेंज मोमेंटम को गेन करेगा वो। और पोजीशन लेंथ लिया गया है L, तो इसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया काउंट करते हैं और उस टोटल एरिया को डिवाइड कर देते हैं मिनिमम साइज से, तो निकलता है नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो फेज सेल्स की एरिया कितनी होगी हम लोग ये फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग मिलेगा। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट निकल रहा है चेंज इन मोमेंटम, या इसी को लिख देते हैं इसे डेल्टा P इक्वल टू 1/2 2m 2m और डेल्टा E इतना भी लिख सकते हैं। नाउ टोटल एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस इज, टोटल एक डेल्टा P इस जोन में कवर करेगा और डेल्टा P माइनस जोन में कवर करेगा, फ्री पार्टिकल है। तो वन डायमेंशनल स्पेस जो होता है पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस x कहीं भी रह सकता है, तो ये कंडीशन लिया गया है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो होगा, टोटल एरिया A और P मोमेंटम स्पेस का होगा 2 डेल्टा P, तो ये हो गया 2 1/2 2m और 2m डेल्टा E। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m इंटू 2m और डेल्टा E इतना मिलेगा मोमेंटम स्पेस का एरिया। अगेन लेंथ ऑफ, मान लीजिए कोई बॉक्स है या सेल along position space is L, so total area of one dimensional phase स्पेस इज, टोटल एरिया जो होगा फेज स्पेस का, ये लेंथ L है और डेल्टा P 2 मिला है ये, तो यहाँ पर होगा एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ L है और ब्रेथ आया है इसका AP, तो L इंटू हो गया, इसका मान आया है
2m डेल्टा E इतना मिलेगा टोटल एरिया। अब इस एरिया को नाउ मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल इन वन डायमेंशन इज h। वन डायमेंशन में h होता है, हेंस नंबर ऑफ सेल्स इज फाइंड एज। नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे कितने होंगे ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका नंबर ऑफ सेल्स का मीनिंग है टोटल एरिया अपॉन मिनिमम एरिया। तो टोटल एरिया आ रहा है इसमें L टू 2m e का पावर -1/2 2m डेल्टा E। मिनिमम साइज कितना होगा h। तो इसको ऐसे सिस्टम में लिखा जाता है 2ml 2m का पावर माइनस डेल्टा E अपान h। तो ये बताएगा नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू होगी इसके इक्वल। अभी सेम को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इस दोनों को एक साथ ले करके, या इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन द वन डायमेंशनल फेज स्पेस। वन डायमेंशनल फेज स्पेस में ये नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो ये हम लोग कई दिन से ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कई लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया। नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे निकलेगा, तो इस टॉपिक या इस कंटेंट में से ही क्वेश्चन बनते हैं। यही आप लोगों को टर्म पढ़ना है, सिलेबस दिया गया है। एक फेज स्पेस, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स। तो इस तरह के टर्म्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इनका व्यवहारिक यूज कैसे करेंगे हम लोग, ये अलग अलग सिस्टम में मिलेंगे। दूसरा चीज़ है कि अगला जो स्टेटिस्टिकल टर्म है अब हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद वो अगला टर्म है स्टेटिस्टिकल इनसेम्बल। इनसेम्बल क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब टर्म हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक किसी में कंटेंट लेते हैं हम लोग जिसका नाम है स्टेटिस्टिकल इनसेम्बल। तो ये क्या होगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। मीनिंग ओनली मीनिंग कैलकुलेशन कोर्स में अभी नहीं है इसका। तो इस इनसेम्बल का मीनिंग क्या होगा ये सब स्टेटिस्टिकल इनसेम्बल
स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल। इंसेम्बल का मतलब होता है स्पेसिमेन इन लार्ज अमाउंट। मतलब किसी चीज़ का अगर हम लोग लार्ज अमाउंट लेते हैं तो उसी को कहा जाता है स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में इंसेम्बल। तो लार्ज अमाउंट किसका लेंगे, ये होगा। देखिए इंसेम्बल का मीनिंग होता है लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पर लिया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स, जैसे आप माइक्रो स्टेट लेते हैं आर, तो एक होता है n माइनस आर। या इसी को लेते हैं आप लोग कि कोई भी टर्म लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि माइक्रो स्टेट ले लिया गया ई भी एन, किसी में ले लिया गया टी भी म्यू या एन माइक्रो पार्टिकल्स ऐसे। तो ये नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट होता है किसी भी चीज़ का। अब स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स है तो लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स लिया जाएगा स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल में। तो यहाँ पर जो स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल है, ये स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल, इसका मीनिंग होगा लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अब ये माइक्रो स्टेट्स कैसा होगा, तो ये टर्म डिफाइन करता है स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल कर रहे हैं ऐसे, तो कोई फेज स्पेस है ऐसे, सपोज कीजिए कितना भी रेंज का लिया जा सकता है ऐसे। इसकी बाउंड्री होगी एक न एक, वेल डिफाइंड रीजन होगा ये। ऐसे सपोज कीजिए कोई स्ट्रक्चर है, कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं ऐसे। तो इसकी बाउंड्री है ये ऐसे टर्म में एक्सटर्नल वाल्स हैं किसी सिस्टम का ये। तो ये इंटरनल बाउंड्री को कवर कर दिया गया, चारों ओर से एक सिस्टम ले लिया गया। अब इस सिस्टम को अगर मान लीजिए कि हमको 1 लाख 2 लाख कई लाख अरब में, जैसे मान लीजिए 1 मोल गैस को हमको छोड़ना है इसमें, तो उस मोल में 6.2 इंटू 10⁻23 आर्डर के मालिक्यूल्स हो जाएंगे। तब इनको लाख करोड़ अरब खरब कुछ में भी ले जा सकते हैं ये होंगे। तो इतना पार्टिकल्स हैं, अगर मोल बढ़ाते हैं तो पार्टिकल की संख्या भी बढ़ने लगेगी। तो इसको अरेंज करना है किसी पार्टिकुलर सेल में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं इसको इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर एक बाउंड्री दे दिया जाए इसको, तो ये बाउंड्री एक और होगा। इसमें एक और बाउंड्री यहाँ पर ले लिया जाए, इस तरह से।
इसको भी दो बाउंड्री में ऐसे डिवाइड कर दिया जाए। एक और ले लिया जाए बाउंड्री। इतना इसकी बाउंड्री हो गई। अब देखिए, इसका मीनिंग समझना है, क्लासिफाई करना है, तो माइक्रो स्टेट्स के लिए बनाया गया है। अब आप लोग पढ़ते हैं कि एक माइक्रो स्टेट है अगर इस तरह से, तो इसमें कई माइक्रो स्टेट हो सकता है, माइक्रो स्टेट्स हो सकता है। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो यही माइक्रो स्टेट होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ पहले लिया जाएगा माइक्रो स्टेट्स। अब एक माइक्रो स्टेट्स में मेनी माइक्रो स्टेट हो सकते हैं, जैसे ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। देखिए, जैसे इसमें कोई लिया जाए स्टेट, मान लीजिए कि EVN, EVN का मतलब है एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, तो सब में यही लिया जाएगा। जैसे इस तरह से EVN, 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 EVN एक सिस्टम लिया जाएगा, तो सब में यही EVN, EVN ऐसे ले लिया गया। तो ये माइक्रो स्टेट्स जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, सभी एक समान होंगे और लार्ज अमाउंट में होंगे। दूसरा चीज है कि ये बाउंड्री के अंदर है, ये अपने बाउंड्री में है, ये अपने बाउंड्री में है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होगा, पहला कि इनसेम्बल का मीनिंग क्या है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इनसेम्बल। सोशल मीनिंग यही है। अब लार्ज अमाउंट जो होती है पीपल की हो सकती है, पार्टिकल की हो सकती है, और यह आर्मी है उसकी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। एनी स्पेसीज ले सकते हैं हम लोग, किसी भी प्रजाति को लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो वही होता है इनसेम्बल। दूसरा मीनिंग है कि लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स जब लिया जाएगा तो ये स्टेटिस्टिकल इनसेम्बल बनेगा, ओरिजिन यही होगा। अब है कि ये माइक्रो स्टेट्स होगा कैसा, तो ये होगा आइडेंटिकल, सब एक जैसे लिए जाएंगे, तो ये होगा आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड एनी फेज स्पेस। अगला चीज है कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, एक हर सभी बाउंड्री में घिरे हुए हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं होंगे। कब, जब हम लोग इसको अपारदर्शी ले लें, नॉन कंडक्टर ले लें, अपारगम्य ले लें कि इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल पार न करें, इधर उधर रिएक्शन न करें, यानी कुल मिला करके नॉन इंटरेक्टिंग माइक्रो स्टेट्स होगा वन अनदर, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग टाइम लैंग्वेज यूज करते हैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सिस्टम्स ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो यही कहलाता है इनसेम्बल। तो इसका मीनिंग होगा कि कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल इनसेम्बल। तो कलेक्शन होगा, आइडेंटिकल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे, इसी को कहा जाता है इनसेम्बल। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसकी डिफिनीशन होगी द
collection of identical and independent large number of macroscopic variables is called statistical ensemble। स्टेटिस्टिकल इंसेंबल होगा। अब इसमें जो कंडीशन है, इंसेंबल का मीनिंग यहाँ पर हो गया कि माइक्रो स्टेट के लिए लागू होगा, लेकिन वह माइक्रो स्टेट कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लार्ज नंबर ऑफ आर्डर में रहेगा, तो उसी को कहा जाएगा। वेरिएबल का मतलब है कि जैसे थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल लिया जाता है, जैसे एनर्जी है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये थर्मोडाइनेमिक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह के टर्म्स को लिया जाता है इसमें, इसको कहा जाता है इंसेंबल, स्टेटिस्टिकल इंसेंबल। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन 10 कंसेप्ट ऑफ ensemble is used for collection and arrangement of large वेरिएबल्स, या स्टेटिस्टिक्स है तो इसमें हम लोग पढ़ा देते हैं आइटम्स, वेरिएबल या लार्ज आइटम्स के बारे में ये यूज होगा। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल इंसेंबल। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। दूसरा होता है कैनोनिकल इंसेंबल, और तीसरा होता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। इंसेंबल 3 तरह का इंसेंबल होता है। तो आप लोगों के इस लेवल पर कोर्स में इंसेंबल का कैलकुलेशन सिस्टम नहीं दिया गया है, नाम का मीनिंग केवल दिया गया है। यहाँ तक कि सिलेबस में इंसेंबल का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इंसेंबल से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये होता क्या है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिया गया है। आप लोगों का कोर्स स्टार्टिंग उसी व्यू से टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको समझना है। नहीं तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टार्टिंग जो कंसेप्ट होता है वो इंसेंबल ही होता है। इन सिस्टम का वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिस्टम कैसे बनेगा, तो ये एक फील्ड है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जहाँ से ओरिजिन मिलती है। तो इसको अभी सिलेबस में आप लोगों का ये टर्म नहीं दिया गया है उतना, लेकिन हम लोग एक नाम है, इसका अर्थ समझेंगे कि कैसे यूज होता है। तो इंसेंबल का मीनिंग हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ एनीथिंग
स्टेटिस्टिकल इंसेम्बल है तो लार्ज अमाउंट लिया जाएगा माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स का मतलब है सिस्टम ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है इसे, तो हम लोग इसमें से पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे माइक्रो, यही जैसे माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल क्या होगा इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए ये जो होता है, जैसे मान लीजिए यही सिस्टम है, इस सिस्टम का जो नेचर होगा, वाल होगी, कोई भी एक्सटर्नल वाल है, ये एक्सटर्नल वाल्स आर, ये जो होगा इसका नेचर होगा रिजिड और नॉन कंडक्टिंग एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल दूसरा है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वाल है, और इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल वाल। तो ये एक्सटर्नल एंड यहीं पर लिख देते हैं दोनों को, ये भी ले लेते हैं इंटरनल। इंटरनल वाल्स दोनों का नेचर एक ही होगा। इसका मीनिंग यह है कि जो वाल्स बनाई गई है ये रिजिड है, इसको तोड़ करके ये बाहर नहीं जा सकते। नॉन कंडक्टिंग है मतलब ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा इसमें से इसमें नहीं जा सकती है, किसी पड़ोसी में नहीं जा सकती है। तो तीसरा कंसेप्ट ये है, ये वेरिएबल्स जो लिए गए हैं ये इम्परमिएबल्स है, मतलब इसको किस पारगम्य, इसको पार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला करके ये अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है, सब अलग अलग है लेकिन सब में आइडेंटिकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर इम्परमिएबल होगा तो कुल मिला करके ये क्या हो जाएगा सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम का कलेक्शन है। ये इंडिपेंडेंट हो गया, किसी पर कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया गया है जिसमें लेन देन की संभावनाएं खत्म हो गई है। कंडक्शन की संभावनाएं अगर एनर्जी इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, इसमें से इसमें चली जाए तो बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें से इसमें चले जाएं, वॉल्यूम इसका रिजिड न लिया जाए तो वॉल्यूम इसका ओवरलैप करने लगे, कभी सिकुड़े कभी फैले, तो ये आइडेंटिकल नहीं रह पाएगा। तो ये अगला जो स्टेप है इसमें जो ये वेरिएबल्स हैं ये है आइडेंटिकल वेरिएबल्स या सिस्टम। आइडेंटिकल ये सिस्टम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो ये सभी वेरिएबल्स होंगे। अब देखिए जो इंसेम्बल इस कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे रिजिड बॉक्स से बाउंडेड हो, इंटरनल इंटरेक्शन की संभावनाएं नहीं हो, तो उसको कहा जाता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल होगा ये। दूसरा संभावनाएं है देखिए जिसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो ये मीनिंग तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा डीपर होता जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग अभी इसको ओरल ऐसे मीनिंग समझेंगे। देखिए, इसका एक्सटर्नल वाल, अब आप लोग ओरल ऐसे समझेंगे। एक्सटर्नल वाल जो होगी रिजिड होगी, रिजिड बना दिया जाए इसको कि बाहर से कोई लेन देन ना हो। लेकिन इंटरनल वाल इसका जो है रिजिड रहेगी, कंडक्टिंग होगी और इम्परमिएबल होगी। तो देखिए, जब रिजिड रहेगी कंडक्टिंग होगी, मतलब इसमें टेम्परेचर अधिक है और इसमें कम है, तो टेम्परेचर का लेन देन हो जाएगा, ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी तो कंडक्टिंग हो जाए। इसमें कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, एनर्जी या टेम्परेचर का लेन देन नहीं होगा। तो ये वाल जो होती है कंडक्टिंग हो जाए। इम्परमिएबल का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर पार न जाए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इंसेम्बल सेटिस्फाई करेगा उसको कहा जाता है कैनोनिकल इंसेम्बल। तो इसमें एनर्जी का लेन देन हो जाएगा, इंटरनल वाल्स कंडक्टिंग हो जाएगी, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है कैनोनिकल इंसेम्बल। और अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा कि कोई सी भी लेन देन ना हो तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। तो इसमें टेम्परेचर अलाउ हो जाएगा। अब अगला जो सिस्टम होगा, अगर एक्सटर्नल वाल को ऐसे बना दिया जाए, बाहर से सब कुछ फिक्स कर दिया जाए और इसमें एक ऐसा सिस्टम ले लिया जाए कि ये रिजिड हो लेकिन इसमें पोरस टाइप हो, छिद्र हो, तो जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसमें जाने लगेंगे, कंडक्टिंग भी हो जाएगा ये। तो दोनों की चेंजिंग होने लगेगी, भी कांस्टेंट बना रहेगा इसका टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी इसमें। तो जब दोनों का ट्रांसफरेंस होने लगेगा, दोनों अलाउड हो जाएंगे ट्रांसफर के लिए, तो वो कहलाएगा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। और दोनों में से कोई ट्रांसफर नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा ये। रिजिड वाल का नेचर होगा कि नॉन कंडक्टिंग हो, इम्परमिएबल हो, तो इसका नाम होगा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। अगर केवल एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो, तो उसको कहा जाता है कैनोनिकल इंसेम्बल। और एक होगा कि बोथ एनर्जी एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर परमिएबल इन द इंटरनल सिस्टम्स, तो उसको कहा जाएगा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। तो ये कभी कभी नोट लिखने के लिए पूछ दिया जाता है इस नाम का मीनिंग क्या है, तो सबका मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग है कि ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल होगा तो इसमें इंटरनल वाल का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, वेरिएबल ऐसे आइडेंटिकल लिए जाएंगे, सब में लार्ज नंबर में रहेंगे, कितना भी दिखा सकते हैं। तो आइडेंटिकल वेरिएबल है या सिस्टम है, सभी में इंडिपेंडेंट सिस्टम है, मतलब आपस में लेन देन किसी चीज़ का नहीं करेगा। ये भी अगर आपस में सब बैलेंस कंडीशन में कर दिया जाता है तो इसमें भी आपस में लेन देन नहीं होती है, इसमें भी नहीं होगी। लेन देन तभी शुरू होगी जब कोई इसका सेल जो होगा बैलेंस में न हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में न हो। तो इसमें माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल क्या होगा, कैनोनिकल क्या होगा, ये इसका ओरिजिन है, लैंग्वेज के रूप में मीनिंग है। कैलकुलेशन अभी आप लोगों के लेवल में नहीं दिया गया है सिलेबस में। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें इंटरनल वाल्स का नेचर कैसा होगा, इसमें इंटरनल वाल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, तीनों इसी से डिफाइन होते हैं और इसी से ऑपरेट भी होते हैं। अब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, न एनर्जी न वॉल्यूम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज होने लगेगा। इसमें भी चेंज होगा तो फंक्शन बदल जाएगा, तो उस फंक्शन के बदलने से कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए हम लोग इस डायग्राम को कंसीडर करेंगे और इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं
देखिए ये होगा इफ एन ensemble contains a large number of identical independent microscopic वेरिएबल्स से, मान लीजिए कि ई वी एन एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स such a way that each microstate is separated by rigid non-conducting and impermeable, जिसमें परमिशन ना हो, परमिएबल, इम्परमिएबल वाल्स, इम्परमिएबल वाल्स। तो ये इसका लक्षण होगा कि यदि किसी इंसेम्बल में लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हो, such a way that each microstate is separated by rigid, non-conducting and impermeable walls। तो इस माइक्रो या इंसेम्बल स्टेट में एनर्जी एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब इसको हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। आइडेंटिकल जो वेरिएबल है, एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है, तो सभी को सिस्टम ही कह दिया जाता है। इंडिपेंडेंट है, क्यों है, इसका मीनिंग इसमें से निकल कर आ रहा है डिफिनीशन में कि नेचर ऐसा कर दिया गया है कि ये प्योर क्या है, बाइंडेड है, कि किसी को कहीं नहीं जाना है। तो माइक्रो का मतलब होता है संकीर्ण, पतला, बारीक। तो जब आप लोग कहीं आवागमन से बाधित कर दिए जाते हैं, जैसे किसी का गार्जियन कहता है कि वहाँ नहीं जाना है, तो आप लोग कहते हैं कि अंधविश्वास में जी रहा है, इसकी मानसिकता संकीर्ण है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है, पर्दा के पीछे ढक करके रख रहा है। तो वही होता है माइक्रो, संकीर्ण स्पेस। तो इसमें वही है, संकीर्ण है, ये एक दूसरे से मिल नहीं सकता। इसकी सोच है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो माइक्रो में ये नेचर आएगा। कैनोनिकल का मतलब होता है ओपन, किसी न किसी चीज़ का ओपन कर दिया जाए, हर चीज़ को बाइंडेड न किया जाए, तो वो होता है कैनोनिकल इंसेम्बल। जैसे इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल का ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, लाख झगड़ा है, लेकिन कुछ सामान का आयात निर्यात होता है, तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, भले भारतीय पाकिस्तान में न जाए, पाकिस्तान भारत में न आए कोई, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा। तो कैनोनिकल इंसेम्बल का सोच थोड़ा सा ओपन होता है। और इसके बाद जो ये ग्रैंड कैनोनिकल है, इसमें ओपन कर दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन की सभ्यता है, वेस्ट
वेस्टर्न जो कंट्री है उनकी सभ्यता है कि ओपन वातावरण है, ओपन स्त्री पुरुष हैं, सोच उनकी अलग है। तो कहते हैं कि ये पश्चिमी सोच वाले हैं, इनको अपनी परंपरा से मतलब नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी सिस्टम को ओपनली इंटरेक्शन के लिए छोड़ दिया जाए तो ये मोर सूटेबल सिस्टम होगा किसी भी चीज़ के लिए। और ये अपना जितना एनर्जी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आपस में इंटरेक्ट करके एक बाजार बना करके अपना काम सही तरीके से करने लगेगा, चीज़ों को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा। अब मान लीजिए कि किसी के पास नारियल है, किसी के पास छठ पूजा का अवसर है, वो बेच ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, तो उनका काम क्या होगा, अधूरा होगा, उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर माइक्रो काइनेटिकल मीनिंग आ जाएगी। अगर यही ओपन करता है कि नहीं हमारा ये फंक्शन आप ले सकते हैं, तो ओपन होगा। ओपन का मतलब है कि वो थोड़ा सा समाज या सोसाइटी जो होगी इंटरेक्टिव होगी कि नहीं ये हमारा हेल्प कर रहा है तो हम भी इसका हेल्प करेंगे, तो मार्केटिंग बढ़ेगा उसका। इसमें है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाएं, आप हमारे देश से सामान खरीदिए, हम आपके देश से सामान खरीदें। तो ये ग्रैंड कैनानिकल, ग्रैंड का मतलब शानदार होता है, कैनानिकल का मतलब हर चीज़ का यहाँ पर पहलू छोड़ दिया गया, एक अच्छा औसत दे दिया गया। तो ये सब नोमेनक्लेचर है, सभी सेम है। इसमें हम लोग अगला जो कंसेप्ट लेंगे वो यही होगा कि इन सच इंसेम्बल नाइदर एनर्जी नॉर नंबर ऑफ पार्टिकल कैन एक्सचेंज टू इट्स सराउंडिंग। तो इसके अपने सराउंडिंग में इसका एक्सचेंजिंग नहीं होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर मीनिंग लेंगे। देखिए अगला जो टर्म है इसमें अगला टर्म होगा कि दस इन द माइक्रो कैनानिकल ensemble there is no any exchanging of energy as well as एनर्जी का मतलब है E as well as number of particles N to its surrounding, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू इट्स सराउंडिंग। तो ये अपने सराउंडिंग किसी भी चीज़ का एक्सचेंजिंग नहीं करेगा, यानी परफेक्टली क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मीनिंग होगा एंड सो ऑन। बाकी प्रॉपर्टी इसकी समाप्त नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। मैथमेटिक्स क्या होगा, वेरिएबल कैसे डिसाइड होंगे, तो ये सब टर्म्स आएगा। तो इसमें ई एनर्जी है, जैसे यहाँ पर हम लोग ई को लिए हैं जो वेरिएबल, इसको मान लेते हैं कि एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, वॉल्यूम है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये होंगे। दूसरा ग्रैंड कैनानिकल इंसेम्बल के पहले है कैनानिकल इंसेम्बल, और ये है माइक्रो कैनानिकल इंसेम्बल। तो अब हम लोग दूसरा कैनानिकल इंसेम्बल को डिफाइन करेंगे, तो सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट ये भी होगा। सच ए वे दैट ईच माइक्रो स्टेट इज सेपरेटेड बाय रिजिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के स्थान पर कंडक्टिंग हो जाएगा, इम्परमिएबल वाल्स, तो उसको कहा जाएगा कैनानिकल इंसेम्बल। ये भी उसी तरह होगा, इसमें ये आएगा कि देयर इज
एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी बट नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होंगे, केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो एनर्जी का स्थान पर टेम्परेचर ले लिया जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा तो हीट का फ्लो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होने लगेगा, हीट कंडक्ट करने लगेगी, तो कंडक्टिंग वाल्स हो जाएगा। जो इसमें नॉन कंडक्टिंग वाल है वहाँ पर कंडक्टिंग वाल हो जाएगा। तीसरा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज टू इट्स सराउंडिंग। तो सब में एक्सचेंज करने लगेगी। तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग नोट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन किए इंसेम्बल का ओरिजिन क्या है, किस लिए यूज किया गया है, माइक्रोस्टेट या मैक्रोस्टेट को डिफाइन करेगा ये, और दूसरा इसमें कंसेप्ट नंबर ऑफ फेज सेल्स लिया गया था कि वन डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, फार्मूला कैसे निकलेगा, तो ये निकाला गया, इंसेम्बल को डिफाइन किया गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे कैनोनिकल इंसेम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।